और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर से तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 अगस्त तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 7 जिलों में भारी से भारी बारिश होगी, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भी भेजी गई है। आपदा कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले करीब हफ्ते भर से लगातार राज्यों में बारिश हो रही है, जिसमें कई जगह नुकसान हो चुका है। बारिश से अब तक प्रदेश को भारी नुकसान भी हुआ है। आपदा में अभी तक 100 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। गुरुवार को भी हादसे में 4 लोगों की मौत हुई किया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश की वजह से एहतियात भी बरती जा रही है और सभी जिलों के डीएम को ये एडवाइजरी भी भेजी गई है। तो उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून लिए चलते हैं, सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ के हैं। सुनील, जरा बताइए अभी वहां पर किस तरीके के मौसम है और मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदला उसके हिसाब से एहतियात भी बरती जा रही है और सभी डीएम को एडवाइजरी भी जारी की गई है। देखिए, अभी भी लगातार बारिश है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और खासकर देहरादून, पौड़ी और टिहरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यही कारण है कि आज प्रदेश के कई जिलों में, चाहे वो नैनीताल, चंपावत की बात करें या फिर चमोली, उत्तरकाशी की बात करें, कई जगह स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है एहतियात के तौर पर। बारिश, खासकर मानसून की बारिश उत्तराखंड पर हर साल बड़ी आपदा के रूप में गुजरती है। अभी आपने देखा कि करीब 100 से अधिक लोगों की इस केवल मानसून काल के इस टाइम पीरियड में मौत हो चुकी है। कई मवेशी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसीलिए खासकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट मिलते ही प्रशासन भी सतर्क है। सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की गई है कि इस दौरान खासकर अलर्ट रहे, खासकर उन स्थानों पर जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बना होता है या फिर नदी किनारे पर किनारे लोगों को जाने से रोका जाए, कि इस दौरान खासकर बारिश के समय वो आवागमन करने से बचे। जी ठीक सुनील, और ऐसे में बहुत ज्यादा क्योंकि बारिश हो रही है, जिसको लेकर एहतियात भी बरतने हैं। कौन कौन से वो जिले हैं जहां मौसम विभाग की तरफ से अभी अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, अभी खासकर 3 जिलों के लिए, जिसमें देहरादून भी शामिल है, टिहरी और पौड़ी, यहाँ पर रेड अलर्ट की पूर्वानुमान दिया गया है। खासकर भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है 24 घंटों के भीतर। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं लोग नदी नालों में लोग फंस रहे हैं। कल भी आपने देखा बिल्कुल सुनील, और इसीलिए एडवाइजरी भी जो है वो भेजी गई है और एहतियात भी यहां पर बरते जा रहे हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील। देहरादून के पास डोईवाला से खबर है और यहां शेरगढ़ माजरी में बारिश का पानी सैलाब की तरफ आया है और घर की दीवार तोड़कर घर में घुस गया। बारिश के पानी की चपेट में आकर 12 साल की मासूम बच्ची आकांक्षा की मौत हो गई है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है। धरासू के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से हाईवे बंद है। हाईवे बंद होने से सुबह से ही यात्री फंसे हुए हैं और हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बार बार पहाड़ी से भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो रहा है और यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये परेशानी फिलहाल कम होती नजर आ रही है, क्योंकि 14 अगस्त तक लगातार बारिश का अलर्ट है। देहरादून के पास डोईवाला से खबर मिल रही है, यहां पर शेरगढ़ माजरी में बारिश का पानी सैलाब की तरह आ गया है और घर की दीवार तोड़कर घर में घुस गया है। बारिश के पानी की चपेट में आकर 12 साल की मासूम बच्ची आकांक्षा की मौत हो गई है। घटना से नाराज लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे की तरफ से पानी की निकासी सही नहीं की गई है, जिसकी वजह से घरों में पानी घुसा है और मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। स्थानीय विधायक ब्रिजभूषण गैरोला के साथ एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंचे। ये भैया 10 बजे के टाइम पे हुआ था। दीवार टूट गई थी, पानी सारा अंदर आ गया था। 12 साल। तो अब आपकी तरफ से डिमांड की जाएगी जो एनएच पे है उस पर मुकदमा किया जाए, ऐसा कुछ डिमांड है आपकी? जी हाँ। तो
आपको लगता है इनकी लापरवाही है? बिल्कुल। रामनगर का चुकुम गांव कोसी नदी के पार है और ऐसे में यदि यहां कोई बीमार हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाना भी कितना कठिन है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। चुकुम गांव की एक महिला को बुधवार को चोट लग गई थी और ऐसे में उन्हें अस्पताल पहुंचाना भी जंग लड़ने जैसा था, क्योंकि मानसून के सीजन में कोसी नदी अपने पूरे उफान पर है। लेकिन हिम्मती ग्रामीणों ने महिला को दर्द से निजात दिलाने के लिए चारपाई पर उठाकर उफनती नदी को पार किया और रामनगर अस्पताल ले गए। यहाँ के ग्रामीण कई सालों से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। देहरादून की कालसी से खबर है। यहां पर कालसी के पास बोसान में पूरी रोड ध्वस्त हो गई है। रोड का पूरा हिस्सा जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है और भारी मलबा पेड़ समेत नीचे गिर गया है। रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया है। रोड ध्वस्त होने का जो वीडियो है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है इसमें कई टन वजन का मलबा भरभरा कर नीचे गिर गया है और रोड बंद हो गई है। खबर हरिद्वार से है। यहां पहाड़ से रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा आ गया। डाट काली मंदिर के पास पहाड़ी से चट्टान का हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। मलबा आने से ट्रैक पर रेल ट्रैफिक रुक गया। करीब 4 घंटे तक हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक से मलबा हटाया गया। लगातार बारिश के चलते पहाड़ों में भूस्खलन हो रहे हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हरिद्वार की है। हरिद्वार में पहाड़ से मलबा आने की वजह से रेलवे ट्रैक पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां ट्रेनें काफी लेट चल रही थीं। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर राजस्व और खनन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। 11:30 बजे आपको बता दें कि सचिवालय में मीटिंग होगी। वहीं सीएम धामी भी हरिद्वार जाएंगे। 3 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में आपको बता दें कि भूपत वाला भी जाएंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर देहरादून में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हुए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री भी मौजूद थे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर 3 नामों का पैनल फाइनल करके केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र की ओर से प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगने के बाद जल्द ही घोषणा की जाएगी। साथ ही जल्द ही चुनाव प्रबंधन कमेटी की घोषणा भी बीजेपी करेगी। आज बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक संपन्न हुई और प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा 3 नामों का पैनल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है और बैठक में बागेश्वर चुनाव के चुनाव प्रबंधन को लेकर के पर भी विचार विमर्श हुआ और वहां पर किस तरह से हम चुनाव को प्रचंड जीत के साथ चंपावत की भांति हम उसको भी रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेंगे, इसके लिए योजना बनाई गई। नैनीताल में हिंदूवादी संगठन ने एक मुस्लिम दुकानदार पर आरोप लगाया। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि दुकानदार हिंदू लड़कियों को बहलाकर उनको प्रेम जाल में फंसा रहा है और लव जिहाद को बढ़ा रहा है। नैनीताल में हिंदू संगठन ने पहले तो आरोपी दुकानदार के बाहर घेराव किया और लेकिन कुछ मुस्लिम दुकानदारों ने उसको भगा दिया और उसकी दुकान बंद कर दी। बाद में हिंदू संगठन ने कोतवाली में शिकायती पत्र दिया और आरोपी दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की है। हिंदूवादी नेताओं ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं मुस्लिम आपको बताते चले कि वही पुलिस अभी कुछ कहने से भी यहाँ बचती हुई नजर आ रही है। फल की पहले से लगी आ रही है और एक ये बगल में लगती थी जो जिसका भी शटर डाउन है, वो शटर डाउन एक्चुअली पब्लिक ने किया है और ये व्यक्ति यहाँ से भाग चुका है क्योंकि मुस्लिम लड़का है जिसने जो हिंदू लड़कियों को एक्चुअली क्या है फंसा के कई सारी लड़कियों के साथ इसकी यहाँ मित्रता चल रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा प्रोग्राम देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा, पर 15 अगस्त से पहले स्मार्ट सिटी के परेड ग्राउंड में जिस तरह का काम हो रहा है उसका जवाब ना लोकल विधायक के पास है ना शहरी विकास मंत्री के पास है। क्यों मचा है देहरादून के परेड ग्राउंड पर बवाल, आप ये रिपोर्ट देखिए।
26 जनवरी 2024 तक हम इस काम को कंप्लीट करेंगे, ऐसा मैंने उनसे कहा है और उन्होंने हामी भरी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बताते रहे और स्मार्ट सिटी के अफसर कान खोलकर सुनते रहे। मंत्री जी स्मार्ट सिटी का काम 26 जनवरी तक पूरा करने का आदेश दे रहे हैं, पर शायद 15 अगस्त और परेड ग्राउंड की याद किसी को नहीं आई। अगर आई होती तो 15 अगस्त की तैयारी में घास पर रेत नहीं डाली जाती। कुछ दिन पहले तक परेड ग्राउंड इसलिए पब्लिक के लिए बंद था कि महंगी घास खराब ना हो जाए। अब सिर पर स्वतंत्रता दिवस आया तो घास को रोलर से रौंद कर ट्रैक बनाया जा रहा है। अब से कुछ महीने पहले यहाँ पर घास लगाई गई, ये सोचकर कि इसको एक पूरे ग्राउंड के तौर पर डेवलप किया जाएगा। लोगों को यहाँ आने जाने पर पाबंदी रखी गई कि कोई आ जा नहीं सकता ताकि घास खराब ना हो। अब जरा आप तस्वीरों में देखिए कि जिस घास को यहाँ लगाया गया उस घास पर किस तरीके से रेत डाली जा रही है। तो सवाल यह है कि अगर घास लगाई गई थी तो उस पर मिट्टी क्यों डालनी पड़ रही है। इसके साथ साथ ये जो पूरा ट्रैक आप देखेंगे, ये जो ट्रैक मैं अपने कैमरामैन से कहूं दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये घास सूखी हुई है और ये जो पूरा एक कंप्लीट ट्रैक यहां बनाया गया है, इस ट्रैक पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन यहां पर परेड होगी और उस ट्रैक पर कहीं कोई दिक्कत ना आए उसके लिए यहां पर पीडब्ल्यूडी देहरादून का ये रोलर भी खड़ा है। राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद इस परेड ग्राउंड में कई प्रधानमंत्री आए, कई चुनावी रैली हुई, सरकारी आयोजन भी हुए, पर इतना सब होने के बाद भी स्मार्ट सिटी के अफसर इसमें एक बार में काम क्यों पूरा नहीं कर पाए और क्यों देहरादून का परेड ग्राउंड स्मार्ट सिटी की प्रयोगशाला बना हुआ है। न्यूज़ 18 के सवाल पूछने पर लोकल विधायक और शहरी विकास मंत्री का जवाब सुनिए। तो वहां पे घास लगाई गई पहले और उसके बाद अब रेत डालने का अगर काम कर रहे हैं तो ये मिस प्लानिंग है और इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी होंगे उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और माननीय शहरी विकास मंत्री जी से भी बात करूंगा कि इसमें क्या हो रहा है। इस तरह से ये तो गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन रहता है, गर्व का दिन रहता है। उसके लिए व्यवस्थाओं के लिए कहीं थोड़ा बहुत इस प्रकार के यदि काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बात ठीक है कि नियोजित तरीके से काम होना चाहिए। स्मार्ट सिटी की 5 साल में न जाने कितनी बैठकें हुई होंगी, पर परेड ग्राउंड कैसा होगा, यहाँ क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, शायद इस पर किसी ने बात नहीं की। अगर की होती तो परेड ग्राउंड में 2 मंच नहीं बने होते और आखिरी वक्त में 15 अगस्त की परेड के लिए ट्रैक नहीं बन रहा होता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम केदारनाथ में आजकल श्रद्धालुओं की तादाद बेहद कम हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हर दिन 500 से 700 के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि बरसात खत्म होने के बाद फिर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले दिनों में उद्यान विभाग के कई अफसर कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ सकती है। पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा पर करोड़ों की घपलेबाजी का आरोप है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है और सीएम के आदेश और हाईकोर्ट के निर्देशों पर हो रही जांच के घेरे में कई बड़े अफसर भी आ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो इसी साल अप्रैल का है, पर विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने एक नर्सरी में जाकर सेब के पौधों की पोल खोली। घपले घोटाले के आरोप लगे, उद्यान विभाग पर सवाल उठे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले डायरेक्टर हरमिंदर सिंह बावेजा को सस्पेंड किया, फिर एचआईटी जांच ऑर्डर की। पौधों के नाम पर कितना पैसा ठिकाने गया, बावेजा के साथ कौन कौन अफसर इस खेल में शामिल रहा, सबकी कुंडली एसआईटी खंगालेगी और फिर 28 अगस्त को हाईकोर्ट में सील रिपोर्ट रखी जाएगी। आगे की जांच एसआईटी ही करेगी या फिर सीबीआई या कोई दूसरी एजेंसी, इस पर फैसला उसी के बाद होगा। मुद्दा उठाने वाले विधायक दुर्गेश्वर लाल की माने तो सेब के पौधों का घोटाला 600 करोड़ रुपए का है। घोटाला है ये, इट्स गोइंग टू मोर देन 600 करोड़, 600 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है। ये एक साल का नहीं है। जब से हरविंदर बावेजा हिमाचल प्रदेश से जो ब्लैक लिस्ट करके उत्तराखंड में आया, तब से उसने शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि कैसे किस तरीके से लूटा जाता है। पूर्व निदेशक पर शिकंजा कसने के साथ ही उद्यान निदेशालय में सन्नाटा सा पसर गया। विभाग के मंत्री गणेश जोशी किसी को न बख्शने की बात कह रहे हैं,
तो विपक्ष को हाईकोर्ट पर भरोसा है कि जिसने भी घपला किया सब नपेंगे। निदेशक को निलंबित किया गया है और अगर इसमें व्यापक स्तर पर जांच होगी तो मुझे लगता है कि और भी कई लोग जो है इसकी जद में आएंगे। 80 लोगों को हमने नकल उसवाले में जेल भेजा। कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, धामी सरकार में अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड को उद्यान के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने की बात राज्य बनने के बाद से ही हो रही है, पर हुआ कुछ नहीं, बल्कि इसके उलट उद्यान विभाग में हुए घपले घोटाले अब सामने आ रहे हैं। और ठीक जांच हुई तो मौज उड़ाने वाले कई अधिकारी कर्मचारियों को जेल जाते देर नहीं लगेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले बढ़ रहे हैं। देहरादून में रोजाना कई लोग इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर अपना निशाना बनाते हैं। उधर डॉक्टरों का मानना है कि गर्मी और बारिश के सीजन में कुत्तों में ज्यादा हलचल रहती है, जिसके चलते वो इंसानों पर हमला करते हैं। वहीं नगर निगम का कहना है कि वो लगातार आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं, जिससे अब कुत्तों की संख्या में कमी आई है। अगर वो वास्तव में एग्रेसिव होता है तो उसे लेकर के वहां पर एबीसी सेंटर में हम लोग रखते हैं और 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक मैक्सिमम, और उसके बाद अगर वो फिर फ्रेंडली बिहेव करता है। बरसात के मौसम में थोड़े आमतौर पर देखा जाता है कि थोड़े जो डॉग बाइट वगैरह ये सब के जो मामले हैं ये थोड़े बढ़े हुए रहते हैं। पहाड़ वगैरह से भी लोग हमारे पास आते हैं। जोशीमठ मुख्य बाजार में आवारा पशुओं से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। मुख्य बाजार में अक्सर सांड आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बाजार में जाम लग रहा है। एक सांड अचानक एक गाड़ी की चपेट में आकर घायल हो गया। पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांड का इलाज किया। टिहरी जिले में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सर्वे की कार्रवाई की शुरुआत की है। टीम द्वारा राजस्व, फॉरेस्ट, एनएच और नदी नालों के पास किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है और नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। डीएम का कहना है कि सर्वे की कार्रवाई की जा रही है और नोटिस भी दिए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें। देखिए, सभी तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अन्य अधिकारियों के साथ लगातार सर्वे कर रहे हैं। रोड साइड एनएच हो गए या फिर कोई नदी गधेरे हो गए या फिर फॉरेस्ट लैंड हो गई, जहां पर भी अतिक्रमण है, उन सभी लोगों को नोटिस देकर उनका पक्ष जानकर आगे कार्रवाई की जा रही है और इसकी शासन के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सभी लोगों को ये भी कहा गया है कि जो भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है उसमें ये भी देख लें कि कोई भी ऐसा परिवार जिसके पास कोई पेपर हो या फिर कोई कागज हो जिसमें वो अपना पक्ष रख सकते हैं, तो उनकी भी सुनवाई कर ली जाए। पिथौरागढ़ जेल तोड़कर फरार हुई नेपाली महिला आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई। चरस तस्करी की आरोपी महिला के पकड़े जाने से कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे कोई भी हैरान हो सकता है। यहां जेल के अंदर परवान चढ़ी प्रेम कहानी का फिल्मी अंत हो गया है। दो साल से जेल में बंद अनुष्का संडे की रात ऐसे फरार हुई कि हर कोई हैरान हो गया। जेल की 15 फीट ऊंची दीवार को फांदकर फरार हुई नेपाली महिला 3 दिनों तक पुलिस को छकाती रही। अनुष्का भले ही रविवार की रात जेल से भागी, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। जेल में बंद अनुष्का, हरीश बिष्ट और जमानत पर छूटे रविंद्र भट्ट ने जेल ब्रेक की पूरी कहानी रची। असल में हरीश बिष्ट ने जेल से ही अपनी बहन को फोन कर अनुष्का को छिपाने को कहा था। जेल से भागने के बाद मुख्यालय में अनुष्का 2 दिन तक हरीश की बहन के कमरे में रही, लेकिन जब पुलिस की जांच तेज हुई तो रविंद्र की मदद से वो थल जा पहुंची। और इसमें हम लोगों के पास जांच में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जेल में ही एक जो अभियुक्त है जिसने इसकी मदद की है उसको भी इस 216 आईपीसी में बुक किया गया है। इसी के साथ साथ एक नाबालिग बालिका है जो कि इसमें जिसने संरक्षण दिया था। बताया जा रहा है कि जेल में रहने के दौरान ही अनुष्का और रविंद्र काफी करीब आ गए थे। ये करीबी इस कदर बढ़ती गई कि रविंद्र ने सब कुछ दांव पर लगा डाला।
रविंद्र भट्ट कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है और जमानत पर छूटा रविंद्र किसी भी कीमत पर फरार अनुष्का को नेपाल पहुंचाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर सहित चप्पे चप्पे पर जाल बिछाया, उससे ये कोशिश नाकाम हो गई। तो मेरे भाई के पहले शादी से 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की है, लड़का 8 साल का है, और मेरे पापा पैरालाइज है। आजकल देखभाल वो बच्चे लोग कर रहे हैं, बल मेरे पापा का कोई नहीं देखने वाले। सर मैं किसी स्वार्थ से नहीं गई, बस मैंने सोचा मैं अपने पापा को देखूंगी करके गई थी। जेल के अंदर प्यार में पड़े अनुष्का और रविंद्र ने खूब कोशिश की, लेकिन गलत रास्ते को चुनकर गलती कर दी। पुलिस ने न सिर्फ सभी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि प्रेम कहानी का भी फिल्मी अंत हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।